नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। कई कई किरदारों में सवेरे से रात तक आपके बेडरूम तक मैं पहुंचती हूं अपने सीरियल्स के जरिए, अपने किरदारों के जरिए। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। आप जानना चाहेंगे वजह क्या है? वेल, वजह संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है ना, नॉर्मली मैं उस तरफ बैठती हूँ जहां लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सवाल पूछने वाली हूँ और जवाब उस शख्स से मैं मांगने वाली हूँ जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। अगर मैं ये कहूँ, ये वो शख्स है जिनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगी भी तो वो ऐसा होगा कि मैं सूरज को दिया दिखा रही हूं। जान के आप, मैं बताती हूँ, कुछ कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ चीजें हमें अच्छा नहीं लगता। भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि दिन भर हम स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन में रह जाती है। बस कुछ ऐसे ही स्क्रॉल करते वक्त एक शख्स के बारे में मैंने दो तीन कुछ वीडियोस मैंने देखे, बहुत इंस्पायर हो गई। मैंने कहा वाह, ये क्या बात है। आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। फॉलो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने देखा था वो बहुत ही कम है। ही इज लार्जर देन लाइफ। मतलब वो जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे कार्य कर गए हैं, अगर मैं शब्दों में बयां करने की कोशिश करूं तो शब्द भी कम पड़ेंगे। एंड आज मेरे सामने एक ऐसे शख्स बैठे हैं, रिकेश सेन जी, जो 5 बार पार्षद थे और आज टुडे ही इज एन एमएलए एंड उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी को देखकर आज हम सबको गर्व महसूस होता है। रिकेश जी, आज मैं आपको क्या बोलूं, मैं आज इतनी खुश हूं क्योंकि आपके इतने वीडियोस मैं देखती हूं और हर वीडियो में आप एक सोशल मैसेज देते हैं, जी जान लगाते हैं लोगों की सेवा करने में। जरूर मैं सोच रही हूँ या शायद मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप हमारे रूट्स, जड़ों से जुड़े हुए हैं। ऐसा एक शख्स जो लोगों की तकलीफ उनको समझ सकता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है बहुत रईस है, उनके पास बहुत पैसा है, डैडी मम्मी उनको इतना पैसा छोड़कर जाते हैं तो उनके लिए केक वॉक है पॉलिटिक्स। पर आपके बारे में मैंने सुना है कि आपके जो पिताश्री थे वो एक सैलून चलाते थे, आप भी उस सैलून में काम करते थे। तो आपकी जो जर्नी रही है एक सैलून से लेके एमएलए तक, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? पहले तो आपको नमस्कार। क्योंकि मेरा सौभाग्य है, मैं तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि आप मुझे ढूंढेंगे और मैं आप तक पहुंचूंगा, क्योंकि हम तो आपको अपने घर के टीवी पे देखते हैं और नेगेटिव रोल पे आप जी रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो जब आप रोल पे रहती हैं तो हम तो आपके बारे में बहुत बुरा सोचते थे अब क्या कि करें, हाँ काफी पेट का सवाल है। तो फिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जी। गलत नागिन है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सबका अपना किरदार है जी बिल्कुल। और मेरा राजनीति में एक जनप्रतिनिधि का किरदार है। जी। और निश्चित रूप से मेरे जीवन में जब से जन्म हमने लिया है तब से सिर्फ गरीबी और संघर्ष हमने देखा था। और छोटे से एक झोपड़े में हम लोग सब भाई बहन अच्छा। और भाभी, सब हम लोग 8-10 लोगों का परिवार एक छोटे से झोपड़े में, जी। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक चौक है, जलेबी चौक, उस जलेबी चौक में वो एक झोपड़ा है जिसमें हम लोग रहते थे। तो मैं 8 तक की जो पढ़ाई है बिना लाइट के मैंने, अच्छा। हाँ जी, हमारे यहाँ वो होता था, दिया होता था, आप मिट्टी जी तेल से जी जो जी जी, जलाते थे, पता है जी। और उसी से हम लोग जो पढ़ाई करते थे। और पिताजी सैलून का काम करते थे, दुकान थी हमारी छोटी सी, और उसी में ही जो है हम लोग का रोजी रोटी चलता था और जो भी सरकारी मदद होती थी उससे चावल वगैरह मिलते थे। तो ऐसा करके हमारी लाइफ में हम लोग आगे बढ़े और मैंने भी अपना पढ़ाई में ही फोकस किया। और क्योंकि हमारे पास पैसे का भी अभाव था जी। तो हमने ये तय किया कि भाई सैलून में हम लोग को भी जाना चाहिए। तो हम तीनों भाई जो है सैलून सैलून में काम अच्छा, करते थे, बहुत ओके। छोटे उम्र से। जी जी। उसके बाद भी मेरी लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रगल हुई। थोड़ा सा मुझे लगा कि सैलून से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, घर के एक सदस्य को
सब सैलून में चले जाएंगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा अलग आते हैं। जी। तो मैंने अपने बड़े भैया को कहा कि मुझे कहीं और काम में लगा दो। तो उन्होंने मुझे एक धर्म कांटे में काम में लगाया, जहाँ पे ट्रकों को तौला जाता था। बड़ा ही फेमस धर्म कांटा है, रुक्मणी धर्म कांटा। जी। तो वहाँ पे मैं नौकरी किया, और उसके साथ एक केमिकल फैक्ट्री था। उस केमिकल फैक्ट्री में मैं मजदूरी का काम करता था। मतलब एक टाइम पे आप दो काम दो कर रहे काम थे? करता था, क्योंकि फीस भरनी थी स्कूल की। अच्छा। मेरी 9th क्लास की फीस भरनी थी। तो हम जो है भट्टे में कोयला डालते थे, और वो कभी भट्टे को बूझना नहीं था। अच्छा। कंटिन्यू जब भी बूझने की कोशिश करे तो और एक जो है आपको डालना है। जी जी जी। तो वो लेबर का भी मैंने काम किया। अच्छा। मैंने ऑटो चलाया। ऑटो में, सब्जी मंडी में मैं ऑटो में वो करता था, और लेबर नहीं रखता था क्योंकि लेबर को पैसा देना पड़ता। जी। तो जो प्याज की बोरी होती, आलू की, वो मैं अपने उससे करता था। अच्छा, आप खुद उठाते थे खुद और उठाता, खुद डिलीवर खुद ही करते डालता थे? था। जी जी जी। ओह! उसके बाद मैंने एक मिक्सचर फैक्ट्री थी। तो उसमें अलग अलग आप देखते हो कि भुजिया, मिक्सचर जो बनते जी हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी मैंने सेल किया दुकानों दुकानों में जाके। फिर रेमंड कपड़े का जो कपड़े आते हैं रेमंड जी, के, उसके जी। डिफेक्टिव पीस होते हैं, हम्म। जो बहुत बड़े सस्ते मिल जाते हैं। जी जी। तो उसको मैं डोर टू डोर लोगों के घर जाता था सेल करने के अच्छा। लिए। तो लाइफ बड़ा स्ट्रगल रहा, और ऐसे करके जो है हम जो है पहली बार पार्षद बने, जब एक विपरीत परिस्थिति आई। एक ऐसा समय आया कि कोई नेता हमको मदद करने को तैयार नहीं होते थे। जी। एक छोटा सा दुर्गा माता का हम लोग सेवा करते थे, पंडाल बनाते थे। तो उसमें एक शराबी व्यक्ति चढ़ गया। अच्छा। तो हमने उसको समझाया कि भाई उतर जाओ, माता के मंदिर में सब जी नहीं बिल्कुल, चलता है। बिल्कुल। वो नहीं माना तो हमने उसे धक्का उक्का दे दिया। तो हमारे उस व्यक्ति बड़ा रसूखदार था, उसकी बहुत बड़ी बार हुआ करती थी, शराब की दुकान हुआ करती थी सुपेला में। जी। तो उसने हमको जाके FIR कर दिया। ओह! तो पुलिस ढूंढ रही थी। तो हम बोले भाई क्यों ढूंढ रहे हो हमको, हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। जी। बोले आपको गिरफ्तार किया जाता है। मतलब क्यों किया जाता है? बोले आपने उसको पीट दिया, मतलब वो गलत काम किया। हम्म। तो मैं अपने दोस्तों को पूछा यार आप क्या करें, पुलिस ढूंढ रही है हमें। तो बोले भैया कोई नेता ही बचा सकता है। अच्छा। तो हम बहुत सारे नेताओं के पास गए, तो कोई नेता हमको मदद करने को तैयार नहीं हुआ। कोई पूजा कर रहा है, तो कोई सो के नहीं उठा है, तो कोई टाइम नहीं दे रहा है मिलने का। तो मैं हंसी मजाक में दोस्तों को कहा कि एक दिन मैं नेता बनूंगा। क्या बात है? हाँ। और उसी बीच में नगर निगम का इलेक्शन आ गया। जी। तो लोगों ने कहा कि तुम पार्षद बन जाओ, ये मौका है। ये मौका है, और नेता बन जाओगे। तो बोले इसके फायदे बताओ पहले, क्या होता है इससे। अच्छा। तो बोले फायदा ये है कि SP, कलेक्टर जो है, IAS IPS ऑफिसर आपके आजू बाजू रहेंगे। तो मैं बोला अच्छा इतना बड़ा फायदा। बोला हाँ। मैं बोला ठीक है लड़ लेते हैं। तो मुझे तो कोई सीट मिली नहीं लड़ने के लिए। तो मेरा एक दोस्त है, नामांकन फॉर्म भरने जा रहा था। तो वहाँ पे हम गए, और उसके लिए हम इलेक्शन के लिए गए कि वो लड़ेगा। जी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आप सामान्य वर्ग से हैं, और ये जो सीट है OBC को आरक्षित है। उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मेरे तहसीलदार जो वहाँ पे थे, रिटर्निंग ऑफिसर, उसके PA मेरे रिलेटिव थे। उन्होंने कहा आप फॉर्म भर दीजिए। क्या बात है? तो हमने फॉर्म भरा, और ऐसे जगह से इलेक्शन लड़े जहाँ हमने कभी झांका नहीं था, कभी गए भी नहीं था। वहां से मेरा घर 10 किलोमीटर। अच्छा। तो वहाँ लोगों ने पूछा बेटा कहाँ रहते हो। तो वो जो है जो कॉलोनी था, वार्ड जो था, वो सिर्फ वर्दीधारी लोगों का था। वहाँ पे CISF रहती थी, पुलिस रहती थी, और फायर ब्रिगेड। तो पूछते थे फायर ब्रिगेड वाले कहाँ रहते हो बेटा, मैं बोलता था पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन वाले पूछते थे कहाँ रहते हो बेटा, तो मैं बोला CISF में। जी। तो ऐसा करके हम 9 वोट से चुनाव पहली बार जीत गए। क्या बात और वहां है? से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। मतलब आपकी जो कहानी है बहुत इंस्पायरिंग है। और इसके साथ भारतवर्ष का सबसे कम उम्र का उस समय, हाँ जी। 21 साल की उम्र में भारतवर्ष का एक रिकॉर्ड बना, जो मेरा नाम लिम्का बुक के लिए गया। लेकिन मैं प्रयास लिम्का बुक के लिए ज्यादा कर नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस थे। जी। लेकिन उन अधिकारियों ने कहा कि भाई आपके अलावा कोई नहीं है, आप ये फॉर्मेलिटी अगर करेंगे, ये पैसा जमा करेंगे तो आप बन जाएंगे। जी। लेकिन मेरे पास वो पैसे थे नहीं, और 750 रुपये जो मैं कमाया था उसी से पॉम्पलेट छपाया था। जी जी। और उसी 750 रुपये से मैं चुनाव जीत गया। क्या बात है, क्या बात है। जी जी। तो ये जो आजकल हम सुन रहे जो वंशवाद है, जी जी जी, कि मैं पॉलिटिशियन, मेरा बेटा पॉलिटिशियन, उसके बाद उसकी बेटी, तो ये तो आपकी कहानी में तो दूर दूर तक नहीं है।
तो सबसे पहले आपने एक जिंक्स को आपने तोड़ा है जी कि जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए जी आपके दादा पर दादा भी पॉलिटिशियन रहे, जी जी क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं या जिस चीज से आज हम लड़ रहे हैं जी जी वो ये है कि वंशवाद को बंद कीजिए। जी और आप मतलब एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी आप जीते, जी आप चाहे तो आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप चल सकते थे, जी आप लड़ सकते थे, जी जी लेकिन आपका रुझान बीजेपी की तरफ क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम आपके सामने बहुत सारी पार्टियां जी थी, जी 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 खास तौर से आपने बीजेपी को क्यों चुना? देखिए, आपको ध्यान होगा, मैं एक तो 21 साल की जब मैं उम्र थी उस जी समय वो था सन 2000 जी 2000 जी और 2000 में ही मैं पहला इलेक्शन जीता। और उसी समय आपको ध्यान होगा देश में एक ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे बड़ी विपदा आई थी, वो था गुजरात, बुझ भुज। जी और भुज में 26 जनवरी को जी रिपब्लिक डे के बिल्कुल दिन एक बड़ा भूकंप आया। बिल्कुल याद है। और उस समय नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। जी उन्होंने एक अपील की कि हम्म, मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग गुजरात में हाथ बटाएं, यहाँ पर आके अपनी सेवाएं दें। अच्छा वो बात कहीं ना कहीं मुझे लग गई। हम्म और मैं उतना नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत के विषय पे नहीं जानता था। उनका एक अपील मैं खींचा चला गया, मैं और मेरे साथ और भी पार्षद थे। हम लोग सब चले गए। एक एम्बुलेंस, नगर निगम की कंडम एम्बुलेंस थी। हम्म हम छत्तीसगढ़ से गुजरात का दौरा 2 दिन में हम जो है उस एम्बुलेंस में गद्दा बिछा के हम चले गए। अच्छा हम वहाँ पे गए और यहाँ से बहुत सारी सामग्री हम लेके गए। और जब वहाँ पे गए तो हमको मिला बिंदड़ा, एक गांव था भुज में। हम्म उस बिंदड़ा गांव में हम लोग गए। अच्छा जी, वहाँ पे एक हॉस्पिटल में हमने काम किया। मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करता था डॉक्टरों के साथ। ओके और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने छोटे बच्चे, जो 3 साल 4 साल और 5 साल के बच्चे, कई के ऑपरेशन थिएटर में जब मैं डॉक्टर के साथ काम करता था तो हमने तो पैर और हाथ कई काटे, क्योंकि उनको बच्चों को बचाना था। और इसके साथ साथ ऐसी सिचुएशन भी आई कि 2 हाथ और 2 पैर भी काटने पड़े। और इसके साथ साथ वो जो बच्चे थे, एक दिन पहले तक अरबपति हुआ करते थे गुजरात के, ओ लेकिन दूसरे दिन उनके पास खाना खाने के लिए और खिलौने के लिए पैसे नहीं थे। और वो कहीं ना कहीं मार्मिक जो पल था वो जी मुझे झंझोर के रख दिया। जी और मैं लगातार 2 महीना वहाँ पे काम किया। हॉस्पिटल में काम करने के बाद बाकी समय हम जाते थे जहाँ जहाँ भूकंप हुए हैं, तो जाते थे तो वहाँ पे हम मलबे से जी बॉडी निकालते थे। जैसे एक एक उंगली दिख गया किसी का, जी तो जी हमको लगता था यहाँ पे बॉडी उम्मीद। है। हाँ, यहाँ पे बॉडी है, तो हम्म। देखते थे तो डेथ हुआ रहता था, उस बॉडी को निकालते थे। 4 कदम में जाए फिर बॉडी मिलता था। कई पर आपको बच्चे किसी को मतलब जिंदा आपने किसी को निकाला इस मलबे जिंदा से? इसलिए नहीं निकाला क्योंकि टाइम हो चुका था। अच्छा और इतने लोग, हजारों लोग दबे थे उस मलबे में कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय सुबह का समय था, जी अगर आपको ध्यान आई होगा। थिंक वो परेड चल रहा जी, था परेड चल रहा था और अधिकतर लोग सोए हुए थे जी बिल्कुल और अपने बिल्कुल घरों पे ही थे और जी छुट्टी का दिन था। जी तो वो आई थिंक बच्चे लोग परेड कर रहे थे जी ना जी उस जी टाइम जी पे। जी तो नरेंद्र मोदी जी का वो उन्होंने फिर उसके बाद उस गुजरात को खड़ा किया। और बहुत कम समय में मोदी जी ने जिस तत्परता के साथ, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने फिर से उस भूज को जिंदा किया, तो मुझे लगा ये व्यक्ति जो है देश के लिए सोचते हैं, ये अपने प्रदेश के लिए सोचते हैं। और उनके आंखों में आंसू था जब वो बोल रहे थे, जो भावुक अपील जब वो कर रहे थे, तो काफ़ी उनके आंखों में आंसू थे। और वही मुझे खींच के वहाँ तक, गुजरात तक वो ले गए। और मुझे कभी नहीं मालूम था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखिए उन्होंने जिस प्रकार से भुज को खड़ा किया और लोगों की, हम जब वहाँ पे देख रहे थे कैसे सर्विसेज गुजरात गवर्नमेंट की थी कि एक एक लोगों को राहत मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक जो है सब चीज़ पहुँचे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस जगह पे था, भुज के कलेक्टर आए, जी वो आए और बच्चों के लिए खिलौना लेके आए। इतना राहत देना था लोगों को, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगा ऐसे देश के कोई नेता हो सकते हैं जो इतने अंतिम तक भी पहुंच सकते हैं। तो वो देश के प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। जी तो वो पड़ाव था जिसके कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी को तो ज्वाइन वो किया। एक शख्सियत थे जिनकी वजह से आप बीजेपी तक गए। जी और बिल्कुल। आज गर्व की बात यह है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जी जी और ऐसा ही एक भाव
की वजह से हर हिंदुस्तानी उनसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप पर्सनली उनसे मिले होंगे? पर्सनली जब हम लोग की रैलीज होती जी, है, जी, जब जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती जी। है, हमारे शहर में होती है, तो मंच साझा करने का अवसर मिलता है। अभी एमएलए हूँ तो जी, जी। पहले तो हम भी बाकी कार्यकर्ताओं की तरीके से एक अंतिम पंक्ति में बैठते थे। लेकिन मोदी जी का ये प्रभाव है कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता जो पार्षद थे, जो एक बहुत छोटी जाति से आते हैं, नाई जाति से, जी। ऐसे व्यक्ति पे मोदी जी की नज़र पड़ी और उन्होंने मुझे एमएलए बनाया और आप अपने मंच पे मुझे भी स्थान दिया। पर मोदी जी की खासियत ही ये जी, है जी। कि वो जाति को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो उस शख्सियत को पहचानते हैं जो जी। देश की सेवा कर सकता है। निश्चित रूप से उसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। बिल्कुल आप ही है, हाँ मैं जी। आप ही पे आ रही थी। जी, जी। और उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे सभी लोग आप देखेंगे अभी पद्मश्री दिया जाता है। जी, जी, जी। पद्मश्री पहले नामचीन लोगों को दिया बिल्कुल, जाता था जिनका बिल्कुल। प्रभाव था। जी, बिल्कुल। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, पहले खरीदा भी जाता था। लेकिन बड़ा बयान दे दिया मैंने आपको। लेकिन आज के समय आप देखेंगे कि कैसे जिनके पैर में चप्पल भी नहीं है और जिन्होंने समाज के लिए सेवा किया, आपको ध्यान होगा एक पद्मश्री जिनको मिला, उन्होंने कहा कि भई मैं पद्मश्री लेने दिल्ली नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है। अच्छा। तो आप एक काम कीजिएगा, वो पद्मश्री में घर पहुँचा दीजिएगा। तो ऐसे लोगों को भी जो है नरेंद्र मोदी जी चुन-चुन कर एक-एक गाँव से, छोटे-छोटे गाँव से, जंगलों से, किताब लिखने वाले को, साहित्यकार को, जिन्होंने देश के लिए अपना समर्पण दिया, जी। ऐसे सारे लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण से सबको सम्मानित कर रहे हैं। अगर सत्य की बात कहें तो हम लोग कभी देखते ही नहीं थे। जी, जी, लेकिन जी। जब से मोदी जी आए हैं, ऐसे लोगों से हमारी जान पहचान हुई है। हाल जी। फिलहाल मैंने देखा था जिनके दोनों पैर नहीं थे, जी, 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 वो जी। आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बहुत ही एक बुजुर्ग स्त्री जी, 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 जो जी। अपने समाज के लिए जी, सेवा जी, करती है, जी। उनको दिया गया। और अभी हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक शख्स ने ये कसम खाई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते वो चप्पल नहीं नहीं पहनेंगे। पहने। और उन्होंने वो शूज लेके उनकी विनम्रता कहूँ जी, या जी, क्या जी, कहूँ, जी, वो जी, उनके जी। पैर पे वो जूते रख के जी, उनके जी, लेस जी। बांधे जी, थे। जी, जी। तो आई थिंक आपकी कहानी सुनने के बाद अब ऐसा महसूस होने लगा, या जो शख्स एक सच्चा पॉलिटिशियन बनना जी, चाहता है, जी। वो ये वक्त है कि वो बिल्कुल, देश की सेवा कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो आप जैसे लोगों को जी। इनवाइट कर रही है, आमंत्रित कर रहा है जी। कि आप आइए और कुछ हमारे देश के लिए कीजिए। जी, जी। और आपका एक वीडियो भी मैंने देखा था, जी। वो गंगा पे जो जी। आपने बोला था मैं तालाब बनाऊंगा, जी, जी, तो जी। वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था वो। जी, जी। एक्चुअल में हुआ ये कि मुझे एमएलए का टिकट मिला जी, और चुनाव प्रचार में सेलिब्रिटीज़ आते हैं। जी। जैसे रवि किशन जी पहुँचे थे क्योंकि वो यूपी को बिलॉन्ग करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यूपी वाले हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हैं। अच्छा, तो हाँ। वो एक तालाब था जहाँ पे उनकी सभा थी। हम्म। तो लोगों ने कहा भई 25 साल हो गए ये तालाब तो कभी बना नहीं है। लोग आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। जी, तो रवि किशन जी के सामने मैंने गंगा जो मेरे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं जी, उसे। जी, जी। तो मैंने गंगा जल लिया हाँ। और हाथ में कसम जी। खाई कि मैं गंगा माँ की कसम खाता हूँ ये तालाब बना के रहूँगा अगले छठ पूजा से पहले। तो लोगों ने आश्चर्य किया, बोले यार ये नेता वाली बात हो गई। और मैंने भी गंगा जल की कसम खाई थी क्योंकि हमारे लिए गंगा माँ के समान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपनी माँ की कसम खाई थी मैंने। तो मैंने ये तय किया कि इस तालाब को बनाए कैसे, क्योंकि ये तो 25 साल से हिंदू मुस्लिम की भेंट चढ़ा हुआ है। अच्छा। और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये मामले चल रहे हैं। हम्म। तो ये बनाए कैसे? हम्म। तो इसमें सरकारी मदद मिलेगा नहीं और इसको बनाने के लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की लागत चाहिए। ओह। तो ये बनेगा कैसे? इतनी बड़ी राशि तो मेरे पास खुद के पास है ही नहीं। जी। तो हमने तय किया कि इसे जन सहयोग से बनाया जाए। अच्छा। और हमने तय किया कि इसको 6 महीने में बनाना है, अगले छठ पूजा से पहले। तो हमने जन सहयोग से चंदा कलेक्शन किया और कुछ मुझे अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। जी। और वो जमीन बेचकर और कुछ हम लोगों ने कलेक्शन करके जो है उसे 1.5 करोड़ रुपए से उस तालाब का काम चालू किया। इतना भव्य तालाब बना है, आप देखेंगे वहां पे आके। उस तालाब का फायदा ये हुआ, एक तो छठ पूजा में यूपी बिहार के लोगों के पूजा के लिए काम आएगा। दूसरा हमारे यहाँ लोकल छत्तीसगढ़ी जो होते हैं, हमारे यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारी जो माता बहनें हैं तालाब जाती नहाने के लिए। अच्छा।
वो एक परंपरा है। जी। तो उस वो तालाब में भी छत्तीसगढ़ी परिवार जाने लग गए। दूसरा जो है वो तालाब जीवनदायिनी बन गया, वाटर लेवल काफ़ी अच्छा हो गया उसका। हम्म। और हमने एक बोर कराया तालाब को भरने के लिए, तो हमको 5 इंची पानी मिल गया। अच्छा। 5 इंची पानी मतलब आज के समय में देश में कहीं पे होगा ये मैं नहीं समझता। मतलब बहुत कम जगह इतना मतलब 5 इंची पानी मिलना है बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं उसे 1 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट से पैसा लेके वो पाइपलाइन लोगों को घर-घर तक देने का काम कर रहा हूँ। तो वो तालाब जो है बहुत बड़ा काम कर दिया। वो जीवनदायिनी तालाब बन गया। तो मुझे भी सुकून मिला कि मैंने अपने वादे को पूरा किया। जनता को लगा कि नहीं नेता तो ठीक है, हाँ, कम से कम जो वादा इन्होंने किया उसको पूरा करने का काम भी किया। तो एक कहीं न कहीं एक मैसेज अच्छा जनता के बीच में गया। वो क्या है ना, हम जो अभिनेता है वो हम जी। हमेशा कहते हैं गंगा की कसम, जी, जी, गंगा जी। की कसम। जी, हम जी। करते कुछ नहीं है, जी, जी। लेकिन जो कसम आपने ली थी जी, जी। वो आपने मतलब जो भी आप करते हो उसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है, जी। एक ही उद्देश्य है कि जी। लोगों की सेवा करना। सेवा बस। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने बहुत सुना है, हालांकि जी। मैं वहां कभी आई नहीं हूँ। जी, जी। आपके सीएम बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक अलग किस्म के एक सीएम है, जी, जी, जी। जिनके बारे में मैं सुनती हूँ, जी। देखती हूँ, मैं जी। खुद बहुत इंस्पायर होती जी, हूँ। जी, जी। तो उनके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक जो है जी, जी। वो उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। जी, निश्चित रूप से हमारे जो सीएम हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, जी साई जी। जो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और एक सरपंच से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा चालू की, सरपंच से। अच्छा। और एक गांव के सरपंच से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा चालू की और बहुत सहज और सहल व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत विनम्रता है। और हमारे यहाँ तो सदन में जब विधानसभा चलता है तो हमारे नेता विपक्ष ने कहा, जो कांग्रेस के नेता विपक्ष है, उन्होंने कहा कि आपसे डर नहीं लगता किसी को। यानी वो उनको सब लोग मानते हैं प्यार भी और करते हैं। बिल्कुल, और उनकी जो कार्यशैली है, जी। आप हमारे यहाँ एक योजना चलती है महतारी वंदन योजना, उसके तहत हम लोग जो है हर महीने माता बहनों के खाते में 1,000 रुपये डालते हैं। अच्छा। उन्होंने स्ट्रिक्टली अधिकारियों को कहा कि एक भी महीना गैप ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। हमारी माता बहनों को ये 1,000 रुपये मिलने चाहिए। जी जी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक भी महीना गैप नहीं हुआ। जब से हम चुनाव जीते हैं, 1.5 साल होने आ गया है और हर महीने टाइम पे जो है वो राशि पहुंच जाती है। किसानों को जो उनकी चिंता बड़ी रहती है। हमारा बकाया बोनस था, पिछले बार हमने अनाउंसमेंट किया था, हमारी सरकार चली गई, हमारी सरकार नहीं आई, तो वो बकाया बोनस का कमिटमेंट जो 10 साल पहले था वो अभी उन्होंने पूरा कर दिया। अच्छा। बोले मैं उस समय बोला था, हमारी सरकार ने बोला था, हमारी पार्टी ने कहा था, तो हम जो बकाया बोनस देंगे, तो उन्होंने बकाया बोनस दिया, अंतर की राशि दिया। ऐसी कितनी योजनाएं विष्णुदेव साय जी के। लेकिन वो एक चीज़ है कि कई ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो अपने बातों को बहुत सोशल मीडिया में इसमें उसमें लाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में नहीं रहते, वो अपने कामों पे ध्यान देते हैं। यही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमेशा हम यही देखते हैं कि पॉलिटिशियन जो वादे करते हैं, जो आम पब्लिक है जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, हम हमेशा यही सोचते हैं अरे छोड़ो ना, ये इलेक्शन के टाइम के वादे हैं जो पूरे नहीं होने हैं। पर आपने तो उस मिथ को भी आपने तोड़ दिया है कि नहीं, जो वादा हमने 10 साल पहले किया था कि जब हम पावर में वापस आएंगे तो वादे हम पूरा करेंगे। तो मैं मतलब एक दिल में एक आग्रह है कि मैं जब भी छत्तीसगढ़ आऊं तो आपके सीएम से मैं जरूर मिलूं, क्योंकि हम जैसी जो हमारी जो जनरेशन है ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं, ताकि हम पता नहीं हम हमारे देश के लिए क्या कर सकेंगे, बट एक अच्छा थॉट जो है, बिल्कुल निश्चित रूप से, एक निश्चित रूप से अगर ऐसे थॉट्स हम ले जिंदगी में, तो एक परिवर्तन एक इंसान के अंदर, अगर हर इंसान के अंदर ये परिवर्तन आ जाए तो हमारे देश को ग्लोबल लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे एक्स सीएम है डॉक्टर रमन सिंह जी, 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। वो भी इतने सरल और सहज, आज चावल वाले बाबा कहते हैं उन लोग उन्हें। अच्छा। पूरे देश में मोदी जी खुद उनको चावल वाले बाबा बोलते हैं। उन्होंने जो पीडीएस स्कीम को जो उन्होंने देश भर में लाया, जो छत्तीसगढ़ के माध्यम से उसको देश ने ऑब्जर्व किया उसे, और वो पीडीएस सिस्टम को के कारण जो है आज लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो है लोगों का अनाज मिल रहा है। तो वो बड़े एक्स सीएम भी हमारे जो है बड़े वो है, और मुख्यमंत्री जी तो मत पूछिए, और हमारी भाभी जो कौशल्या देवी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी है, वो भी इतनी सहज और सरल और काफी मतलब भगवान महादेव को मानने वाली है वो,
और दिन रात वो पूजा पाठ में लगे अच्छा। रहती हैं। अधिकतर मैंने देखा है कि कोई अगर मुख्यमंत्री की पत्नी है जी तो उनका आडंबर बढ़ जाता है, जी जी काफी जी। उनका वो रहता है, लेकिन वो इतनी सरल सहज है। मैंने अभी एक इवेंट किया था, इवेंट नहीं एक कार्यक्रम किया था जिसमें महिला दिवस के दिन हाँ, महिलाओं का सम्मान करना था अच्छा। और मुझे 5,000 लोगों को सम्मानित करना था। ओहो। तो उसमें मैंने चीफ गेस्ट बुलाया था जयप्रदा जी को जी और उर्मिला मातोंडकर जी को। जी तो ये तो 1 घंटे बाद दोनों हमारी एक्ट्रेस चले गई, जी। लेकिन कौशल्या देवी भाभी जी हमारी, वो 5,000 लोगों को एक-एक को अपने हाथों से उन्होंने मोमेंटो दिया। क्या बात है। तो ऐसे सहज और सरल उन्होंने भजन भी गाया, अच्छा। हाँ, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सबको मार्गदर्शन क्या भी बात दिया। है। तो एक अच्छा परिवार जो है हम्म। छत्तीसगढ़ की दिशा में, विकास की राह में, ये परिवार बड़ा ही जो है इनका योगदान है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोगों को यही लगता है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, जी हम जी अपने जी, दुख दर्द हम किसको बताएं। किसको बताएं। तो अगर ऐसी सीएम और ऐसी धर्मपत्नी हर स्टेट में मिल जाए बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक इट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। बट जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो एक डर भी लगता है। जी जी नक्सलाइट्स, जी जी तो नक्सलवादियों से थोड़ा सा डर लगता है। जी बिकॉज 2 बार मेरे पास शोज आए थे, पर वही डर था कि नक्सल एरिया है, कहीं जाना है नहीं जाना है, तो एक दुविधा एज एन एक्टर मैं कह रही जी हूँ। जी जी बट अमित शाह जी ने ये कसम खाई थी कि जी। हम इसे खत्म करके रखेंगे। जी 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 तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी जी जी। कि कहाँ तक, किस हद तक आप इसमें आप सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए मात्र 6 महीना पहले ही जी अमित शाह जी आए, जी। उन्होंने कहा कि 2026 तक, हम्म। मार्च 2026 तक हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे, वहाँ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनेगा। उसका नतीजा ये निकला, मात्र 6 महीने में हमने 1100 से ज्यादा नक्सली हमने मार दिए अच्छा। और सरेंडर तो काफी संख्या में लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब नक्सलियों को एक पत्र आया है छत्तीसगढ़ सरकार को कि हम समझौता चाहते हैं, क्या बात हम है। शांति चाहते हैं, अच्छा। हम अपनी मूल धारा में वापस लौटना क्या चाहते हैं। बात है। और अमित शाह जी का जो दृढ़ संकल्प है, देखिए अधिकतर मैं देखता हूँ कि इतने ऊंचे पदों में जाने के बाद लोग देश की चिंता छोड़ देते हैं, अपने अपने परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन अमित शाह जी इस माटी के वो पुत्र हैं जिन्होंने अपना कर्ज चुकाया है, और इस छत्तीसगढ़ की माटी के लोग कम से कम अमित शाह जी के ऋणी हो गए। हमने अपने कितने जवानों को सालों से हम खोते आ रहे हैं, होते आ रहे, बिल्कुल। लाखों जवानों को हमने, इस देश के जवानों को हमने खो दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से भिड़ने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के जवान नहीं थे, देश भर के जो जवान, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, चाहे सीआईएसएफ के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ हो, सारे लोग जो हैं कितने बलिदान जो है दिए होंगे। लेकिन अमित शाह जी ने जिस दृढ़ संकल्प के साथ 2026 का हवाला दिया था, मुझे तो लगता है कि ये 1-2 महीने की बात है, अब सारे जो है नक्सल मुक्त हो जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम इस देश के लिए किया है, छत्तीसगढ़ माटी के लिए किया है, सैल्यूट है उनको। वेल, उन्होंने तो कसम खाई थी, जी बट एक्चुअल कार्य आप लोग कर रहे जी हैं, जी जी जो ग्रास रूट लेवल पे जाके आप वो कर रहे हैं। जी तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अमित शाह जी के लिए, जी जी क्योंकि वो उनका संकल्प है जी 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 और आप उसे पूर्ण कर रहे हैं। जी जी जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो थे वो सैलून में काम जी। करते थे, पैसे नहीं थे पढ़ाई जी। करने के लिए, बट आज जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन जी बहुत ही जी इम्पोर्टेंट है। जी। तो इस बात को आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, जी क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन थे नहीं, जी। बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए। लेकिन अभी के हाल में जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए केंद्र सरकार भी कई योजनाएं ला रही है, उसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन ने भी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कई एजुकेशन पॉलिसी को लेके आ रहे हैं। और हमारे यहाँ हम जो है पीएमसी स्कूल्स जो है ओपन कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा जी, जिसमें बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ ना जाके अपनी शिक्षा जो है उस पीएमसी स्कूल में जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं। अभी हम बहुत जल्दी मेरा ही विधानसभा में प्रश्न था जी। मैंने क्वेश्चन लगाया था एक
जिसका बड़ा चर्चा रहता है छत्तीसगढ़ में। जी। मैंने कहा था कि 33,000 हम्म। शिक्षकों की भर्ती कब होगी, क्योंकि शिक्षकों की कमी है ओके ओके। और इसे फुलफिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। तो मैंने क्वेश्चन लगाया भी था। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है कि जल्दी जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती चालू हो जाए। जी जी जी। तो वो उसकी फुलफिल होना बड़ा आवश्यक है। स्कूलों की जो हालत जो पहले पिछले 5 साल में बहुत थोड़ी बदतर हो गई थी, वो कम से कम अब स्कूलों को जो है अच्छे तरीके से साज सजावट के साथ वॉशरूम की व्यवस्था हो बहुत बच्चों जरूरी के है। लिए, एग्जैक्टली। बेंचेस हो, आपके ब्लैक बोर्ड हो, फर्नीचर हो, सारी सुविधाएं हो, क्योंकि जब स्कूल का वातावरण अच्छा रहेगा, साज सज्जा रहेगी, तो पढ़ने में भी मन लगता है। हम एक स्टूडियो में आप बैठे हैं जी आपके साथ जी। आपके घर पे, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। वातावरण बहुत, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की हमारी गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे रही है कि ऑनलाइन भी बच्चों को जो है कोचिंग हो जाए, शिक्षा मिल जाए। तो ऐसे शिक्षा का सुधार जो है करने में लगे हैं। स्पेशली जितने जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी भी समय समय पे ट्रेनिंग होती है कि आपके बच्चों के आप जो एजुकेशन दे रहे हैं उसमें और कितना सुधार आपके माध्यम से होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा छत्तीसगढ़ जो है एजुकेशन के विषय पे। मैं एक बात जरूर कहना जी चाहूंगी, एक फीस स्ट्रक्चर की जो बात जी होती जी है, जी जी क्योंकि हर बार मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की यही एक प्रॉब्लम है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या जो गरीब है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो क्या वो कभी पढ़ाई नहीं कर सकता? देखिए, एक चीज़ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जी दोनों व्यापार हो चुका है। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जैसे हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड लेके आए, बिल्कुल। उन्होंने 5 लाख तक, आज मैं जब आया हूँ आपके पास तो मेरी जेब में आयुष्मान कार्ड है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति ही, मिडिल क्लास भी और हाई क्लास भी, जी वो भी आयुष्मान कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये मालूम है कि राह चलते अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने वो पॉलिसी लाया और आज हम दबंगता के साथ जाते हैं और अपना कार्ड स्वैप कराते हैं और आयुष्मान कार्ड से हम इलाज कराते जी। हैं। ऐसे ही नीति सभी राज्यों को लाना होगा, स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके। शिक्षा को और लेके। साथ में जो पेरेंट्स है, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई आप जो है हमारे बच्चों का फीस माफ करा दीजिए। मतलब कौन सी स्कूल में, तो बताते हैं फलाने जी डीपीएस स्कूल में है। तो डीपीएस स्कूल में आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में कैसे पढ़ा लेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती। तो ये जो सोच को बदलना सोच पड़ेगा को बदलना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के पास आउट हुए, जी। अमित शाह जी भी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए। ऐसे कितने ना जाने इस देश में। चाहे शाहरुख खान को ले लीजिए आप, शाहरुख खान भी जो है, जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हाँ, सब तो सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल स्कूल से तो से हैं। निकले हैं। तो जो जनता की जो सोच भी है, उस सोच को बदलना होगा। अब अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी वो तो सबसे एक बड़े, लैंप शेयर के नीचे अटल पर। बिहारी वाजपेयी बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वर्गीय अटल बिल्कुल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल जी जी, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लालू यादव जी हैं, जी जी। मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारे पास तो लिस्ट बिल्कुल, कितने ममता लोग हैं, बनर्जी हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। कितने तो लोग हैं। लोग अपनी सोच को बदलते नहीं जी हैं। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। आपको कर्ज में जाकर स्कूल को फायदा पहुंचाकर आप बच्चों के एजुकेशन दे रहे हैं, अगर उसकी पढ़ाई में उसका मन है बच्चे का, और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी आईएएस आईपीएस बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी अपनी सोच को बदलना होगा। और जितनी सुविधाएं हम हॉस्पिटल में शासकीय, जैसे मेरे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें सारी सुविधाएं हैं, बर्न यूनिट से लेकर बच्चों के आईसीयू से लेकर अच्छा। सारा चीज़ है। और मात्र हम लोग जो है 10 रुपए की एक रसीद कटवाते हैं और 10 रुपए में आप अपना इलाज करा सकते हो। तो हमको उसको जाना चाहिए और ये सभी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी इसकी पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग जाएंगे तो शासकीय उसका फायदा उठा पाएंगे और ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य का जो लोग व्यापार करते हैं उनको ये मुंह तोड़ जवाब भी होगा। जी एक्चुअली रेखे जी, वो क्या है ना, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेशन मेरे लिए कम पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। बिकॉज मैं आपसे और बहुत कुछ जानना चाहती बिल्कुल। हूँ और ऐसी इतनी इंफॉर्मेशन है जो मेरे जरिए हम हमारे पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। जी जी बट क्या है,
हर एक पॉडकास्ट की एक लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिट होता है, और वो टाइम लिमिट के अंदर जितनी जानकारी मैं इनसे ले पा रही हूँ वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन कहते हैं ना, वेट फॉर द नेक्स्ट। बहुत ही जल्द हम फिर मिलेंगे रिकेश जी से और ढेर सारी जानकारियां हम इनसे हासिल करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकली कम होगा, मोर एक फन बैटर होगा। मतलब पॉलिटिशियन का एक फन साइड भी है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बात करते हैं, इसके अलावा हम उनके फैमिली के बारे में बात करेंगे, उनके फनी साइड को देखेंगे। ऐसे हम वार्तालाप करते रहेंगे। तो अगली बार जब तक हम ना मिले तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू। लेकिन मैं आपके बाय बोलने से पहले जनता को बताना चाहता हूँ कि जिस सुधा चंद्रा को आप देखते थे नेगेटिव रोल में, दिल की बड़ी साफ है, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, और मुझे एक छोटे भाई की तरह उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, और निश्चित रूप से घर घर जो आप पहुंची हैं जी, अब नेगेटिव रोल की जगह आपको पॉजिटिव रोल में आना है, और आपके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ। देश में ऐसे ही आप लोकप्रिय रहें, और मेरा सौभाग्य है कि एक छोटे से कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आपने आमने सामने जो इंटरव्यू लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे लगता है मैं 2-3 दिन सो नहीं पाऊंगा, और इंतजार रहेगा कि मुझे कब ये रिलीज हो और लोग पूछेंगे कि अरे आपने इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम किया। कोई सेलिब्रिटी तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सौभाग्य। बट मेरे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज की बात बताओ तो मैं मोदी जी के सिर्फ फैन नहीं हूँ, मैं प्रोफेलर हूँ जी, और दिन रात मैं उनकी सेहत के लिए कामना करती रहती हूँ, और मैं यही चाहूंगी कि जब तक मोदी जी हमारी देश की सेवा कर सकते हैं तब तक वो प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। बस यही मेरी प्रार्थना है, और आप जैसे लोग अच्छा काम करते रहे। एंड मैं इस दुनिया से जाने से पहले मैं हमारे भारत देश को ग्लोबल लीडर बनते देखना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, और 2047 में बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा होगा, बिल्कुल विकसित भारत निश्चित रूप से बनेगा। इंतजार है 2027 का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, क्या देख रहे हैं आप? हाँ, मैं वही यामिनी हूँ जो नागिनों को डराती हूँ, और आज आप लोगों को डराने आई हूँ। अरे डराना क्या, धमकी दे रही हूँ। फॉलो कीजिए मेरे पेज को, इंस्टा पे, ट्विटर पे, और सिर्फ मुझे नहीं, रिकेश जी के पेज को भी फॉलो कीजिए। और ये सुनिए, यामिनी बोल रही है, वरना आपको पता है ना, नागिन को नहीं छोड़ा है हम, आप लोगों को तो कतई नहीं छोड़ेंगे। ये यामिनी का वादा है।